जैसे अभी थोड़ी देर पहले माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि मैडम जी थी, उन्होंने कहा था कि एम्पैथी ज़रूरी है सिंपैथी की बजाय। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द मेन थिंग। हमें एम्पैथेटिक होना चाहिए पेशेंट्स के लिए, उनके पेन को समझ के उनके हिसाब से हमें चीज़ों को देखना चाहिए रेदर देन और किसी तरीके से। और भगवान है या नहीं है वो एक तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना काम अगर ईमानदारी से और पेशेंट के साथ एम्पैथेटिकली अटैच होकर करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और क्योंकि मैं साइकेट्री में हूँ तो साइकेट्री में एम्पैथी की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मोर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ब्रांच कम है। इसमें आप पेशेंट से बात करके ही उसकी चीज़ें निकाल सकते हैं और तभी उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चूंकि अब आपने कहा कि आप अपने प्रोफेशन और खासतौर से जिस चीज़ को आप डील कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल खासतौर से जब हम लोग साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं या मनोरोग की बात करते हैं, बहुत तेजी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि लोग इसके जद में आ रहे हैं। कारण इसका क्या नजर आ रहा है? क्या लाइफस्टाइल सिर्फ इसके पीछे जिम्मेदार है या कुछ? डेफिनेटली लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न है। काफ़ी सारी न्यूरोटिक प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नशे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। आज के समय में धीमे धीमे फैमिली सपोर्ट पुअर होता चला जा रहा है, क्योंकि धीमे धीमे न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियर से भी ज़्यादा लोग अलग अलग रहने लग गए हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता ही पड़ता है। साथ में धीमे धीमे चीज़ें जिसको कहते हैं ना भौतिक ज़्यादा होती जा रही हैं। पैसे के लिए रेस, अचीवमेंट्स के लिए रेस, किसी पोजीशन को पाने के लिए रेस, और उसके लिए ना अपने रेस्ट करने का समय है, ना ही एंजॉयमेंट के लिए समय है, ना रिक्रिएशन के लिए समय है, बस एक रेस लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे मेंटल और साथ साथ डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ पे असर तो डालेगी। हाँ बिल्कुल। कुमुदनी जी आपके पास आ रहा हूँ, चूँकि आपसे भी मेरा वही प्रश्न है जो मैंने सर से पूछा। अगर आप ये बताएं कि एज अ डॉक्टर या जिस प्रोफेशन में हैं आप, उसको किस तरीके से और कितना पैशनेट होकर के उन सारी चीज़ों को आप जी रही हैं, एक तो ये। और दूसरा ये है कि जिन चीज़ों में आपकी महारत है या जिस चीज़ को आप अभी देख रही हैं, जैसे IVF का मेरे पास जो है डाटा आपका, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को आप देख रही हैं, कैसे इसमें आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अगर आप बताएं तो। हाँ जी, देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एज ए डॉक्टर मैं कितने पैशनेट हूँ अपने प्रोफेशन को लेके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से ही एक सपना था कि डॉक्टर बनना है, और वो सपना पूरा हुआ है ऊपर वाले की और माता पिता के आशीर्वाद से। तो वो पैशन डेफिनेटली मेरे मन में है कि जब भी एक मरीज़ हमारे क्लिनिक पे आता है तो हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि क्या समय हो रहा है या वो हमें, चूँकि हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो पे करने के लायक है या नहीं है। हमें उसको वही सेवा हम देते हैं जो हमारे अन्य मरीज़ जो कई बार जो पेमेंट वगैरह ठीक से नहीं कर पाते हैं या जो कर पाते हैं, सबको समान सेवा मिलती है हमारी तरफ से। और कई बार रात का समय होता है, जो कि मैं बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, तो नॉर्मल डिलीवरीज के लिए रात में भी जाना पड़ता है। तो वो हम लोग बहुत ही डेडिकेटेड हैं। और मैं कई बार मैंने कई लोगों के मुझे सुना है कि भाई डॉक्टरी प्रोफेशन में हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो बहुत बिजी हैं, लाइफ, फैमिली लाइफ और ये सब बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन मैं कभी ऐसा फील नहीं करती। मैं बहुत ही अपने आप को कहते हैं कि ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मैं दूसरों की सेवा कर सकती हूँ और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात है कि आपने IVF की बात कही, तो IVF एक ब्रांच है गायनेकोलॉजी की, जहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को लोग निसंतान हैं। तो मैं कहूँगी कि जैसे हमारा ना राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, वैसे ही एक कपल को ना एक संतान पाने का जो सुख होता है ना, वो भी एक राइट उन्हें होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपनी OPD में देखती हूँ कि कपल आते हैं तो वो ऐसी बातें कहते हैं कि बच्चा नहीं होने से ऐसा नहीं है कि उनका मतलब ज़िंदगी तो चली रही है, हमें लगता है ना कि लाइफ तो चली रही है, बच्चा नहीं है तो क्या हुआ है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है। लोग जब वो बाहर कपल निकलता है तो लोग उनसे मुँह फेर लेते हैं, लोग अपने बच्चे को उनकी गोद में नहीं देते हैं और बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो हमें मतलब पूरा सहयोग करना चाहिए कि कम से कम एक है ना संतान जरूर हो ऐसे कपल की जिनके पास कोई तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती है? क्योंकि जिस सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग रह रहे हैं, शादी के बाद बच्चा होना ये मतलब एक पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, दूसरा ये कि एक सोशल भी हम लोग देखते हैं टैबो है कि नहीं, बच्चा नहीं है तो बहुत तरह तरह की बातें होती हैं। क्या काउंसलिंग भी करना बड़ा ज़रूरी होता है ऐसे? बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो हमारे गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर या
हॉस्पिटल में जो हम लोग फॉलो करते हैं कि काउंसलिंग का ही पार्ट सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। पेशेंट हमारे कहते हैं कि मैडम से बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देर तक उनसे बात करती हूँ। डॉक्टर साहब को एग्री करेंगे इस बात से कि जब हम पेशेंट से कनेक्ट होते हैं, है ना, एम्पैथी की बात डॉक्टर साहब ने कही, यानी कि जैसा वो सोच रहे हैं ना, उनके शूज़ में अपना पैर रखना, जिसको एम्पैथी कहते हैं, उनकी भावनाओं को समझना। और जब हम उनकी भावनाओं को समझते हैं और उसके हिसाब से उन्हें एडवाइस करते हैं, तो आधा तो ट्रीटमेंट ऐसे ही हो चुका होता है। मैं बताऊं कि हमारा IVF सेंटर है, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लेकिन वहाँ पे हम डायरेक्टली किसी पेशेंट को IVF एडवाइस नहीं करते हैं। अगर कोई कपल ऐसा आता है जिसको संतान नहीं है, तो उनसे बाकायदा पूरी बात करी जाती है, पूरी काउंसलिंग करी जाती है। कई बार ऐसा होता है एक छोटी सी बात निकलती है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और वो सामान्य तरीके से संभव हो जाता है। और कई बार होता है कि छोटे से सिंपल ट्रीटमेंट से वो संभव हो गया, या हद से हद हमें कुछ IUI प्रक्रिया होती वो करनी पड़ी। और बहुत ही एक जो परसेंटेज कहूँ कि अगर हमारी OPD में 100 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 5 लोगों को ही IVF की आवश्यकता होती है। हमारे हिसाब से बाकी लोगों को सामान्य तरीके से, कुछ काउंसलिंग के माध्यम से, कुछ को सिंपल ट्रीटमेंट के माध्यम से ही संतान सुख प्राप्त हो जाता है। जी जी। डॉक्टर संतोष जी, सर आपसे मैं ये जानना संतोष जी, डॉक्टर CP सिंह जी, CP जी, अच्छा, एक गेस्ट शायद हमारे साथ नहीं है। हाँ CP जी, मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवी भी हैं, कैसे अपने इस प्रोफेशन को आप देख रहे हैं और कितना इसको लेकर पैशनेट हैं आप? देखिए, विदाउट पैशन ये प्रोफेशन यूजलेस है। यदि आप में पैशन नहीं है प्रोफेशन के लिए, तो आप ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी जो आपको दिखाने आ रहा है, आप डेडिकेट नहीं होंगे, आप उसको सही से काउंसलिंग नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे, सही से उसको ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसको बीमारियों से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं ये नहीं बताएंगे, तो ये सब पैशन और डेडिकेशन आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसके बिना बेकार है। अगली बात आती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। हम किसी बीमारी को होने से ही रोक दें, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है समाज के लिए, ताकि वो बीमारी ही ना हो, उसका खर्च ना हो, उसकी फैमिली खुशी खुशी रहे, सकुशल रहे। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप होने से ही रोक सकते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, BP है, या शुगर। इसमें सरकार भी एक मुहिम चला रही है इन बीमारियों के लिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। यदि आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लें, अपना खान पान ठीक कर लें, अपनी आदतों को सुधार लें, अपना जो नशे की आदतें हैं उनको छोड़ दें, ख़ास तौर से सिगरेट का सेवन या अल्कोहल का सेवन, तो काफ़ी हद तक आप इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आप हल्का व्यायाम कर सकते हैं, विग्रस व्यायाम कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जो आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है, आपकी एज आपको इजाज़त देती है। लेकिन कुछ ना कुछ व्यायाम, भले ही आप टहलने जाएं, जिम में जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो शायद इन बीमारियों को होने ही नहीं देंगे और बचे रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है, या कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि लोगों को थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है लोगों को, बहुत तरह की चीज़ें, पोस्ट कोविड हम लोगों ने देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रहे हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये लोग हमेशा से हम लोग बचपन से सुनते आए, लेकिन क्या फोकस कर पा रहे हैं, या लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, कोविड के इफेक्ट्स का अभी तक आकलन चल रहा है इन बीमारियों के ऊपर, जो सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं, जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जो आदमी बैठे बैठे गिर जा रहा है, डांस करते करते गिर जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोविड को कल्प्रिट माना जा रहा है।
पर अभी पूरी रिपोर्ट्स सामने आई नहीं है, उस पर रिसर्च जारी है। अभी उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते। इतना ज़रूर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, हम सोशल मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आप व्यायाम करें, आप संतुलित भोजन करें, समय से भोजन करें, अपने भोजन में फ्रूट्स, सलाद, फ्रूट जूसेस ज़्यादा रखें, सिगरेट का बिल्कुल सेवन ना करें, पान, गुटखा, बीड़ी, शराब से बचे रहें, नियमित व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो आप बचे रह सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते जब आप कोई बात कहते हैं तो लोग उसको थोड़ा गंभीरता से और लेते हैं। नवीन जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि साइकेट्रिस्ट होने के नाते बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक चीज़ और है, चूंकि नशे का, जिसका जिक्र अभी सर भी कर रहे थे, लोग आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तो कुछ लोग इसको सोशल स्टेटस के तौर पर देखते हैं, तो लोग उसको ऑप्ट कर लेते हैं। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है किसी के भी लिए, और लोग इससे कैसे दूर रहें? एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज के समय में नशा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रीज़न उसके बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कुछ रीज़न्स। वो हमारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रेस एक लगी हुई है चीज़ों के लिए, वो एक इशू है। प्लस फैमिली सपोर्ट सिस्टम धीमे धीमे ख़त्म होता चला जा रहा है। पहले कंबाइंड फैमिलीज थी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारे एक पैसे प्रेशर रहता है कि भाई घर जाएंगे, माता जी हैं, पिताजी हैं, दादी हैं, बाबा हैं, चाचा हैं, कोई कुछ बोल देगा। अब हम अकेले रह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम है हमारे पास। और कहीं ना कहीं नशे का, जैसे आपने कहा, असर क्या है? नशे का असर अक्सर तक हम लोग जो देखते हैं, जो नशे वाले पेशेंट कहते हैं कि नशा हमने किया, सिर्फ हमारे ऊपर असर आता है, ऐसा नहीं होता। नशे का असर अगली जनरेशन तक कई बार चला जाता है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सा, अगर आप देखिए कि कोई एक मेल है जो कि रोज़ नशा करके आता है, तो जाहिर सी बात है वो नशा करके आएगा तो घर में अक्सर लड़ाइयाँ होंगी, उसका और उसकी बीवी का, वाइफ का रिलेशन ख़राब होने लगेगा, उसका असर बच्चों पे पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ख़राब होगी, माँ बाप से उसके रिलेशन ख़राब होंगे। डेफिनेटली वो नशा कर रहा है तो कहीं ना कहीं से अपनी या तो इनकम खर्च कर रहा है या सेविंग खर्च कर रहा है। और एक समय के बाद अक्सर देखा जाता है कि नशा करने वाले पेशेंट चोरी करना शुरू कर देते हैं, घर के जेवर सामान बेचना, मारना पीटना। तो इन सब चीज़ों का असर बच्चों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। और ये आप अक्सर देखेंगे ऐसे परिवार में बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पर्सनालिटी के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो नशे का असर सिर्फ और सिर्फ उस परिवार में उस पर्सन तक नहीं रुकता है। उस पर्सन का तो जाहिर सी बात है फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन उसका असर अगली जनरेशन तक चला जाता है, जो कि यूजुअली लोग नहीं देख पाते। तो ये मेन चीज़ होती है जिसे समझना ज़रूरी है कि नशे का असर कहाँ तक कितना मतलब प्रोलॉन्ग्ड है, जो कि अगले कई साल तक नुकसान करेगा। अब अगला पॉइंट आता है कि नशे को रोकने के लिए क्या। देखिए, जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट वे। सबसे पहली चीज़ है कि ऐसी आदत ही ना पड़े कि नशा शुरू हो, क्योंकि एक बार नशा अगर शुरू हो गया और वो एक आदत में आ गया, तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि नशा क्या है कि अपने में एक आदत है। बुरी आदतों को बदलना मतलब है तो, लेकिन बहुत आसान नहीं होता। हमारी कोई एक बुरी आदत पड़ गई, आप सोचें कि सडनली एक रात में या 10 दिनों में वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत समय लग जाता है, कई बार साल भर लग जाता है कि उस आदत को बदल के वापस नॉर्मल ट्रैक पे लाने में। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो शुरू ही ना हो। अब शुरू ना होने के लिए जो कारण थे उनको हमें दूर करने पड़ेंगे। जैसे सर अभी बताए कि हमारी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, हमें सबसे पहले चीज़ें जाननी चाहिए कि हमारा काम क्या है, और उस काम के साथ जो हमारा एम है उसको हम कैसे बैलेंस वे में अचीव कर सकते हैं, रेदर देन कि बस भागे जा रहे हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पे भी कुछ कमी दिखे तो तुरंत जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना अच्छा है, रेदर देन बहुत खिंच जाए। आपके पास जो पेशेंट आते हैं आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि नशे वाले पेशेंट बड़ा रेयर होता होगा कि कोई खुद से आए आपके पास कि मैं एडिक्टेड हूँ, मेरा ट्रीटमेंट करिए। ज़्यादातर फैमिली लेकर के आते हैं। फिर आप दोनों वे में क्या उनको काउंसलिंग करते हैं, कैसे सही करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़्यादातर नशे के पेशेंट खुद तो आते नहीं, उनको घर वाले ही लेके आते हैं। और जो लोग खुद आते हैं इनका मतलब है कि वो चेंज होना चाहते हैं, तो उनके अंदर बहुत आसान हो जाता है ट्रीटमेंट का पार्ट। यूजुअली साइकेट्री में कोई भी इलाज है 2 तरीके से बटा होता है। एक फार्मेकोथेरेपी, जिसको हम दवा से इलाज कहते हैं, एक साइकोथेरेपी, या जिसको आप काउंसलिंग कह सकते हैं, या काउंसलिंग या फैमिली थेरेपी या आगे की चीज़ें। तो नशे के केस में साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का रोल ज़्यादा है। फार्मेकोथेरेपी का मैं कहूँगा 30-40% या 50-60% रोल जो है काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का है। लेकिन डेफिनेटली पहले फार्मेकोथेरेपी या दवाइयों से
नशे के असर को ख़त्म करना होता है कि नशा पेशेंट जो है फिजिकली ठीक हो जाए, पहले वो इस लायक हो कि हम उसकी काउंसलिंग करने की हालत में पहुंचाएं, माइंड मतलब उसका साउंड हो जाए। नशे की हालत में कोई पेशेंट बैठा हुआ है, उसको हम कुछ समझाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, वो तो वैसे ही नशे में झूल रहा है, उसको कोई समझाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहले पेशेंट को अगर ओपीडी बेसिस पे पेशेंट ठीक हो सकता है तो ओपीडी बेसिस पे पहले कुछ दिनों तक मेडिसिन दी जाती है। जब मेडिसिन से पेशेंट का थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, उसकी नींद ठीक हो जाती है, भूख ठीक हो जाती है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है, फिर काउंसलिंग का रोल शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट नहीं ओपीडी बेसिस पे हो पा रहा है तो फिर भर्ती करना पड़ जाता है पेशेंट को। मैम आपसे मेरा ये सवाल है, चूँकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि शादी के बाद एक तो प्रेशर बहुत होता है सोशली कि आप शादी हो गया है तो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी फैमिली प्लानिंग की है, फिर एक आपके पास एक बच्चा हो, लेकिन जिन पेरेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये कैसे इंश्योर करें और उनको कब तक कैसे उनको ये कि उनको आईवीएफ की तरफ जाना है, ये कैसे डिसाइड होता है और उसमें कैसे आप हेल्प करते हैं पेशेंट्स की, अगर इसको थोड़ा और विस्तार से बता पाएँ आप। बिल्कुल, देखिए बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग क्लिनिशियन, हम लोग बीमारी ट्रीटमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सही मायने में हमें जो करना चाहिए, जैसा कि अभी सर लोग बात कर रहे हैं कि हमें प्रिवेंशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर हम इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता को प्रिवेंट कर दें तो बहुत अच्छा होगा जी। हमें आईवीएफ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें बच्चा पैदा करने के लिए कम से कम डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा कि आप की जो कहते हैं ना शादी का जो समय है वो सही निर्धारित समय पे अगर आप करते हैं तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो कि आज के समय में हो रहा है कि पहले अपना हमारा प्रोफेशन है, फिर ये काम करना है, फिर अभी सेटल होना है, तो ये साइड बाय साइड अगर चले, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मैं देखती हूँ बहुत सारे बड़ी बड़ी ऑफिसर्स, अच्छी घर के लोग, अच्छी पोस्ट के लोग आ रहे हैं और अब वो परेशान हैं, वो प्रोफेशनली सेटल्ड हैं, लेकिन वो परेशान हैं कि अब हमारे पास बच्चे नहीं हैं और उनके लिए हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस आईवीएफ सेंटर जा रहे हैं, तो इतना मेहनत कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो अच्छा तब रहेगा जब हम समय से शादी का समय इतना सही रखें और सही समय पे बच्चे की प्लानिंग कर लें। उसके बाद की बात आती है कि अगर हमारा 1 साल पति पत्नी साथ रह रहे हैं फिर भी अगर संतान नहीं हो रही है तो आप और समय ना गंवाएं, समय रहते ही आप अपने डॉक्टर से, एक अच्छे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलें। और उसमें फिर कई बार मैंने देखा है कि पुरुषों में वो जाते नहीं हैं, महिलाएं अकेले दिखाने आती हैं और होता है कि महिलाओं के चेकअप होते चले जा रहे हैं, पुरुषों के चेकअप, पति का जो चेकअप है वो छोटा सा एक चेकअप है, सीमेन एनालिसिस ना, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। मैम अभी भी है, मतलब लोग ऐसा अभी भी कर रहे हैं? ऐसा अभी भी करते हैं, ठीक है, बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा अभी भी है कि हस्बैंड लोग अभी भी अपना टेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है, पेनलेस है एब्सोल्युटली, उसको करवाने में झिझकते हैं। और महिलाओं का पता चला कि उनका एचएसजी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, जो कि पेनफुल टेस्ट हैं, वो हो गए हैं और उसके बाद पता चल रहा है कि हाँ प्रॉब्लम कहीं और है। तो हमें ना एक इक्वल, मैं कहती हूँ कि अपने मरीजों से कि ना आप ऐसा मत सोचिए कि इनकी प्रॉब्लम है या उनकी प्रॉब्लम है, आप एक यूनिट हैं, हस्बैंड वाइफ। अब ये आप दोनों की एक समस्या है और उससे आप दोनों को आगे निपटना है। तो अब इसका टेस्ट हो जाए तो हम उसका हो जाए, सब साथ में चलाइए, एक साथ सारे टेस्ट कराइए, पति की और पत्नी की, और जहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का जो भी निराकरण है वो संभव हो जाता है फिर आसानी से। अब टेस्ट ही अगर बहुत डिलेड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर एज ना, महिलाओं का तो एक समय होता है, वो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, पुरुषों का स्पर्म हमारा लंबे समय तक बना रहता है। हालांकि मैं ये ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि पुरुषों का भी जब आपका उम्र बढ़ती है तो शुक्राणु की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, राइट। तो महिलाओं के साथ ये समस्या है कि गुणवत्ता तो कम होती ही होती है, उनका जो मात्रा है, माने कि जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं 45 की उम्र के बाद। तो हमें समय रहते प्लानिंग कर लेनी चाहिए और एक सही जगह को आपको चुनाव करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप
छोटा छोटा सब कुछ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और समय निकल जाता है और तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमारा तो मान लीजिए जैसे ट्यूब ही ब्लॉक है। अब आप ट्यूब ब्लॉक है हमें कंफर्म हो गया या आपने कंफर्म ही नहीं किया, लैप्रोस्कोपी करके आपको कंफर्म कर लेना चाहिए था। अब उसको लिए हमने अपनी उम्र को 40 तक पहुंचा दिया। अब क्या हो रहा है, आपको ट्यूब अगर ब्लॉक है तो इमीडिएट आपको IVF पे जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरा कोई भी उपाय नहीं है ट्यूब ब्लॉक में। अगर ट्यूब डेफिनेटली डैमेज हो चुकी है तो अब आपने अगर समय गुजार दिया तो अब क्या होगा, अब आपके अंडे खत्म हो गए। अब बिना अंडों के तो मतलब भगवान भी आपका खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ता है हम लोगों को, फिर किसी और महिला का, थर्ड पर्सन है ना, आपका गैमेट डोनेशन, डोनर एग लेना पड़ता है। तो जब हम IVF भी करा रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्वयं का बच्चा होना चाहिए, अपना जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको समय रहते चीजें करनी मुझे लगता है कुमुदी जी तभी। आपने एक डॉक्टर होने के नाते उसका ट्रीटमेंट तो बताया ही, साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि समय रहते कर लीजिए, चीजें समय पे ही अच्छी लगती हैं। CP जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इससे कहा कि इसके पहले कि देखिए हमको अपना जो प्रिवेंशन है उस पर फोकस करना चाहिए, तो फिर बैलेंस लाइफस्टाइल क्या होती है, इसकी एक आइडियल डेफिनेशन क्या है कि आदमी कैसे अपनी बैलेंस लाइफस्टाइल को करे आज के समय में जब हम देख रहे हैं इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, क्या करना चाहिए? देखिए, बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल वे है उसका। आप अपने काम के घंटे निर्धारित करें, अपना भोजन के आवर्स निर्धारित करें, अपना जो भी आप कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम, उसका समय निर्धारित करें, सोने का समय निर्धारित करें, अच्छी नींद लें 6 से 8 घंटे की। यदि आप इतना कर पा रहे हैं, अपना वजन कंट्रोल रखें और जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार में बताया, नशे की लतों से दूर रहें। तो सिंपल वे आप एक अच्छी लाइफ जिएंगे, लंबी लाइफ जिएंगे, आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं आने वाली। नवीन जी, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन होता है साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले, एक तो लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं, दूसरा ये है कि ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमको अब साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या हमें वहाँ जाना चाहिए। अब ये क्या हम खुद से पता लगा सकते हैं या कोई डॉक्टर ही हमको रेफर करेगा कि नहीं आपको अब ज़रूरत है कि आप मनोचिकित्सक को दिखाएं? बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि एज ए पेशेंट कोई भी है उसे नहीं पता कि उसे क्या प्रॉब्लम है, उसे किसको दिखाना चाहिए। कई बार पेशेंट आजकल थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, और ये भी सही बात है कि अभी भी बहुत सारा साइकेट्री को लेके एक टैबू टाइप का बना हुआ है, या एक कि जाएंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, हम इनको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि मैं लखनऊ के अलावा आसपास के 1-2 शहरों में भी जाता हूँ, लेकिन लोग आते हैं। लेकिन ये भी मैं देखता हूँ उसके पहले वो कई बार झड़ा फुका के आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इवन कई बार मैंने देखा है सर दर्द के लिए भी झड़ाने फुकाने पहुँच जाते हैं, उसके बाद आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब देख लीजिए। तो अब सिम्टम्स जो हैं मोटे मोटे, कई बार ऐसा होता है कि एक मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ कि क्या सिम्टम्स साइकेट्री के हो सकते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे सिम्टम्स जिनमें नशा तो जैसे एक है ही है, उसके अलावा ऐसा कोई भी सिम्टम जिसमें व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। व्यवहार एकाएक आदमी का या जो भी पेशेंट है उसका बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो डेफिनेटली उसमें साइकेट्री का तो मानसिक रोग का कुछ ना कुछ तो रोल है ही। हो सकता है कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम भी हो, शारीरिक बीमारी भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मानसिक बीमारी आई गई है। अगर वो और डॉक्टर्स को दिखा रहा है, खासतौर पे साइकेट्री के मतलब मानसिक रोग के पास पेशेंट ज़्यादातर पहले न्यूरो सर्जन्स के पास चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि न्यूरो की दिक्कत है, या न्यूरोलॉजी में चले जाते हैं न्यूरो फिजिशियंस के पास। कई बार जो सांस वाले डॉक्टर होते हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। तो वो लोग ज़्यादातर रेफ़र कर देते हैं कि हाँ आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी मैंने देखा है कि वो कहते हैं नहीं उनके पास नहीं जाएंगे, आप ही हमें कुछ इलाज कर दीजिए। तो ये भी देखने को मिलता है। जबकि जैसे मैंने बताया कि मेन सिम्टम व्यवहार में अगर बदलाव आ रहा है, उसके अलावा घबराहट है, उलझन है, चिड़चिड़ापन है, नींद ना आना है, सर दर्द है, भूख ना लगना है, और धड़कन बहुत ज़्यादा होना है, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना, कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिखना, कुछ अलग महसूस होना कि शरीर के अंदर कुछ है, या थॉट एकदम बदल जाए, व्यवहार एकाएक बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगना, एकाएक बहुत दुखी रहना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मार रहा है, इस तरीके से, या एकदम ही चुपचाप बैठा हुआ है।
चुपचाप मतलब इतना बैठा हुआ है कि उसे उठा के बिस्तर से सब कुछ जांचें सब नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी उसे कह रहा है कि मैं उठ के यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों में पर्सनालिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, बच्चों में लिखने से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। पर आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेट एडिक्शन एक बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, दो कि अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और आजकल के बच्चों में जो अभी के इस जनरेशन के बच्चे हैं, ख़ासतौर पे मैं कहूँगा कि जो 4-5 साल से लेके 12-13 साल के हैं, ज़्यादातर बच्चों के हाथ में आप मोबाइल देखेंगे, खासतौर पे शहर वाले बच्चों के, तो वो धीरे धीरे इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो पेरेंट्स को भी मुझे लगता है उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। मैम, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, क्योंकि इस समय बहुत डिस्कशन है, हम लोग देख रहे हैं बहुत तरह की चीज़ें इस समय हैं, लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, अगर आप बताएं, और कैसे इस चीज़ों से निपटा जा सकता है? जी, देखिए, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं का जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसका जो माउथ होता है, जो लोअर पोर्शन होता है, वहाँ का कैंसर है। और ये भारतवर्ष में बहुत ही कॉमन है। कहते हैं कि हर 5 मिनट पे एक महिला सर्वाइकल कैंसर से हमारे यहाँ मौत हो रही होती है। तो माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे कि उसके लिए वैक्सीनेशन की, तो मैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों को बताना चाहूँगी और इस मंच से हमारे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है। जैसा कि यहाँ पे हमारे सीनियर्स सब बात कर रहे हैं कि हम लोग प्रिवेंशन की बात करें, है ना। हम डॉक्टर्स हैं तो हम सिर्फ दवाई या ट्रीटमेंट की बात ना करें, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम एक प्रिवेंशन की तरफ बढ़ें। ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमारी जो महिलाएं हैं, सबसे पहले तो अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन ज़रूर प्रोवाइड कराएं। अभी तो हमें गवर्नमेंट में फ्री अभी नहीं आया है, माननीय मंत्री जी कह रहे थे हो सकता है जल्दी ही वो आ भी जाए। तो अभी जो वैक्सीन उपलब्ध थी तो वो हमारी बाहर की वैक्सीन थी। अब हमारे भारतवर्ष में जो कोविशील्ड जिन्होंने बनाया है वो वैक्सीन उन्हीं के द्वारा यहाँ पे सर्वावैक वैक्सीन उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी तक 3 डोज, मतलब 14 साल से नीचे 9 से 14 साल तक 2 डोज की बात होती थी और 14 साल के बाद 3 डोजेस की बात होती थी। अब WHO कह रहे हैं कि रिसर्च जो आई है कि एक सिंगल डोज से ही हम वो प्रोटेक्शन पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा होप है हमारे लिए कि सिंगल वैक्सीन से अगर वो प्रोटेक्शन पा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी जो इंडियन वैक्सीन आई है वो सस्ती है और मुझे लगता है कि हमें बस अवेयरनेस की कमी है। अगर हम जागरूक हो जाएं तो हमारी सारी बच्चियां इस वैक्सीन से कवर हो जाएं और आने वाले समय में हम इस कैंसर को रोक सकते हैं। दूसरी बात है, जो महिलाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो जैसे कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर के पास जाए और सर्वाइकल स्क्रीनिंग, वहाँ से एक छोटा सा टेस्ट होता है, सिंपल एक समझते ना, सर्विक्स का पानी लेके जांच के लिए चला जाता है, LBC टेस्ट कहते हैं जी। वो बहुत ही सस्ता टेस्ट है, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और प्राइवेट में भी हम लोग उसको 800 से 1200 के बीच में उसको करा लेते हैं। और आप उससे फ्यूचर में अगर कैंसर होने वाला है तो उसे आज ही, मतलब प्री कैंसर स्टेज पे जान सकते हैं और उसे पूर्णतया रोक सकते हैं जी। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या ये सरकार की ही खाली जिम्मेदारी है कि ये हो गया तो फिर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वहाँ की कमी है? अगर आप इतना कैंसर का बर्डन बढ़ाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम पड़ेगा ही, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम थोड़े से जागरूक होकर इस वैक्सीनेशन को अवेल करें तो सर्वाइकल कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हम पूरी तरीके से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की और चूंकि आपने कहा कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसलिए इंडिया न्यूज़ ने ये कॉन्क्लेव किया था कि आपके माध्यम से वो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, और इसलिए हम लोग आप लोगों को आज इस मंच पर लेके आए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस मंच पर आप लोग शामिल हुए इस डिस्कशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय उत्तर प्रदेश सरकार।